हमारा टॉपिक है, आज हमने प्रूव करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या हुआ? अब ये चीज़ तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी वर्ड आएगा इट मीन्स वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। दे कैरी एनर्जी एज वेल along with it, right? So an oscillating electric and the magnetic field constitutes an electromagnetic waves. Let us prove that these are transverse in nature. It means the direction of the propagation of the electric field as well as that of magnetic field and that of the electromagnetic wave, all three are mutually perpendicular in direction. In order to prove it, let us use the Gauss law for the transverse nature of electromagnetic wave. In order to prove it, we use the concept of the Gauss law. इसके लिए एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करते हैं which is traveling in x direction, right? An electromagnetic wave which is traveling in x direction, मैंने वो plane कंसिडर कर लिया. Now in order to prove that these are transverse in nature, we took the help of the Gauss laws. अब इस गॉस लॉ की हेल्प लेने के लिए मैंने एक पैरेललो पाइप बनाया है, ABCD EFGH, और इनको कनेक्ट कर दिया. ठीक है. नाउ दिस क्लोज्ड सरफेस विच इज़ इनक्लोज्ड बाय अ पैरेललो पाइप ABCD एंड EFGH, उनकी साइड्स कौन सी हैं? DX, DY और DZ. ये तीनों साइड्स हो गई इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस पैरेललो पाइप सरफेस की जो आपने कंसिडर करी है. नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस मस्ट बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/epsilon naught times the total charge enclosed in it, but there is no charge enclosed by it. We are just considering an electromagnetic wave which is traveling in x direction, so it is equals to 0. That is, using Gauss law, the surface integral of electric field is equals to 0. पूरी surface, closed surface में 6 surfaces का contribution है, क्योंकि आपके पास ये cuboid है, उसकी 6 surfaces लिख लेते हैं. ठीक है. दोनों सर्फेसेस ऑपोजिट टू x, दोनों y वाली और दोनों z वाली इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि आप जो वेव कंसिडर कर रहे हो उसमें सिर्फ x है, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ y एंड z, सो जो y और z के पेयर्स हैं वो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल गेट ओनली द x कॉम्पोनेंट विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. ABCD सरफेस और EFGH पैरेलल टू इट. अगर आप इन दोनों सरफेस को देखो, सो EX एंड EX डैश बी द x कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द फेसेस ABCD एंड EFGH, जिन पे जो आउटवर्ड नॉर्मल है. लुक एट द डायग्राम. मैं ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल इसकी इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द राइट साइड, इसकी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो दोनों का कंट्रीब्यूशन तो होएगा, बट EX और EY दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो ABCD में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके लिखती हूँ, EX और DS की जगह एरिया DY इंटू DZ, राइट, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. सिमिलरली E डॉट DS दूसरी साइड का लिख रहे हैं तो उसकी जगह आप लिख दो माइनस EX, बिकॉज EX एंड माइनस EX डैश बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट टू ईच अदर. एरिया सेम है, DY इंटू DZ. इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. You will get EX dy dz minus EX dash dy dz. dy dz कॉमन लेके कट गया and you will get EX minus EX dash equals to 0. That is, EX is equals to EX dash. So the electric field is constant during its propagation along the x-axis. But a constant or a static field cannot produce wave. So this constant must be equals to 0. So EX भी 0 हो गया. सिमिलरली जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के लिए करा है, आप मैग्नेटिक के लिए भी प्रूव कर सकते हो वो 0 है. दस द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे हैव नो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जिस साइड में वेव एक्स एक्सिस की तरफ वेव ट्रेवल कर रही थी और आपने प्रूव कर दिया कि उस डायरेक्शन में देयर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
both electric and magnetic field are perpendicular to the direction of the propagation. That is, the electromagnetic waves are transverse in nature, right? Now, अभी तक आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो. एंड इन नेचर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सन. ऑल्सो द रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिसमें जो गामा रेज होती हैं, दीज वर द टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो आपको पता होना चाहिए कि सन से जो भी लाइट आ रही है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और नेचर में रेडियो एक्टिव मटीरियल भी जो गामा रेज रिलीज़ कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, अब इस चैप्टर में एक रह गया था हर्ट्स एक्सपेरिमेंट. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर ऑल्सो considering or including the Hertz experiment. Hertz is the only scientist who generate the electromagnetic waves in laboratory, and of course these are produced by the oscillating charge. इन्होंने दो फैक्ट कंसिडर करे थे कि electromagnetic waves are produced by the oscillating charge and electromagnetic waves carry charge. ऐसा हर्ट्स ने पहली बारी बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक तो उन्हें लैब में उसने जनरेट करा और दो फैक्ट्स को साथ लेके चला कि दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी चार्ज, राइट. अब नेचुरल सोर्स तो आपने बता दिए कि सन है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, बट नाउ अ डेज उस समय पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये कम तरह के ही सोर्स होते थे. बट अगर आप आज की बात करो तो जितने भी एलईडी बल्ब्स, सिंपल फ्लोरोसेंट CFL बल्ब्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. पहले नहीं था, पहले बहुत कम सोर्सेज होते थे जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. हर्ट्स के टाइम पर तो इन्होंने प्रूव करा कि ये लैब में प्रोड्यूस हो जाएंगी. इन्होंने प्रोड्यूस करके उसे जनरेट भी करके दिखाया और ये भी बोला कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज. बट नाउ अ डेज वी हैव सो मेनी इक्विपमेंट्स विद विच दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. नाउ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ हर्ट्स इज, इन्होंने सबसे पहले क्या करा, दो प्लेट्स ले ली. ये मेटल की प्लेट्स हैं, कॉपर की थिक वायर ये रही, वेल्ड कर दिए यहाँ से, एक थिक वायर ये रही, एक थिक वायर ये रही, और इसके एंड पर यहाँ पे दो पॉलिश्ड अच्छे चमकते हुए दो मेटल के पॉलिश्ड स्फीयर इसके साथ कनेक्ट कर दिए. बोथ ऑफ दीज टू वायर्स आर फर्दर कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज सोर्स. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 वोल्ट ये प्रोवाइड करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाई वोल्टेज सोर्स. अब ये हाई वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड बाय दीज थिक कॉपर वायर्स थ्रू अ थिन कॉपर वायर्स एंड कनेक्टेड विद दिस इंडक्शन कॉइल. ये वाली जो तारें हैं, है ना, ये वाली, इसको इंडक्शन कॉइल बोल रहा है और इसको कैपेसिटर. अभी डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को भी. सो इट इज़ कनेक्टेड विद दिस हाई वोल्टेज सोर्स, इज़ कनेक्टेड विद दिस थिक कॉपर वायर. और क्या करा इन्होंने, एक मेटल का रिंग लिया, उसको फोल्ड कर दिया ऐसे सर्कुलर सेक्शन में, और उसके भी एंड पर ऐसे ही पॉलिश्ड मेटल के स्फीयर्स लगा दिए, राइट. दिस मेटल रिंग एक्ट्स एज अ डिटेक्टर, दीज टू प्लेट्स एक्ट्स एज अ कैपेसिटर, और ये जो थिक कॉपर की वायर जिससे कनेक्ट करी है दे एक्ट्स एज इंडक्टर. सो ऑल इन ऑल ही यूज LC सर्किट. LC सर्किट में क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे दो कैपेसिटर प्लेट्स जो ये मेटल प्लेट एक्ट करेंगी, और ये जो कॉपर की वायर है ये इंडक्टर. अब इंडक्टर का मतलब हमेशा ही वो कॉइल या फिर सोलेनॉइड इस तरह की चीज़ें नहीं होता. सिंपल वायर भी बिहेव्स लाइक एन इंडक्टर हुज इंडक्टेंस, हुज सेल्फ इंडक्टेंस इज़ वेरी वेरी लेस. सो इंडक्टर की इमेज हमेशा वो कॉइल की तरह आपने नहीं बनानी. नाउ एक चीज़ और ली कि जो प्लेन ऑफ द रिंग है, ये जो डिटेक्टर का रिंग है, ये इन कॉपर वायर के प्लेन्स पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों कॉपर वायर्स के परपेंडिकुलर है, राइट. व्हाट हैपन्स इज, जब हाई वोल्टेज सोर्स को आपने कनेक्ट करा, देन सम स्पार्क इज सीन बिटवीन दीज टू मेटल स्फीयर्स. ये मैंने छोटा सा दोबारा बना दिया. इन दो मेटल स्फीयर्स के बीच स्पार्क प्रोड्यूस होएगी ड्यू टू हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज आपने दी है हाई वोल्टेज सोर्स से. अब ये जो स्पार्क आई है, इसे बाद में ये प्रिडिक्ट किया गया कि दिस स्पार्क इज़ ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, नेचर में भी जब कभी जैसे बिजली चमक रही है ना,
और आपने घर में अपने अंदर टीवी चलाया हुआ है, तो टीवी की स्क्रीन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप एक कमरे में कोई काम कर रहे हो और उसमें आपने उस कमरे में FM रेडियो यूज़ कर रहे हो या रेडियो सुन रहे हो, उस टाइम पे आपने कमरे के किसी बटन या स्विच को दबाया तो उसमें थोड़ी सी स्पार्क प्रोड्यूस होएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग हो रही है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बहुत डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी और टीवी स्क्रीन की फ्रीक्वेंसी जिस पॉइंट पे एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं, है ना, तो वो स्क्रीन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। सिमिलरली FM रेडियो से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन करा तो उस टाइम पे वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुई। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि अगर आप कभी भी किसी भी जगह पर काम कर रहे हो और दो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे से टकराएंगी तो कुछ ना कुछ हरकत होएगी। वो हरकत हम स्पार्क की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट नाउ अभी हमने देखा था बिकॉज हाई पोटेंशियल सोर्स से जब आपने इन वायर्स को कनेक्ट करा तो यहाँ पे स्पार्क मिली, which is actually electromagnetic waves, as these waves are produced due to the variation in the magnetic field and electric field. So some induced EMF is produced across these two metal spheres जो डिटेक्टर के आपने लिए हैं। ठीक है, अब ये जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ इन मेटल स्फीयर के अक्रॉस, सो सपोज लाइक ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया। राइट, वही जो induced EMF है, it also appears और look like spark here, right? So अब ये चीज़ ये conclude कर रही है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है या आपको ये जो वेव लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, these electromagnetic waves carries the energy। और जो स्टार्टिंग में आपने दो प्लेट्स ली थी, they acts as capacitor, जिन कॉपर वायर से आपने इसे कनेक्ट करा they acts as inductor, बट ऑफ वेरी लेस इंडक्टेंस। यही मैं आपको अभी क्लियर करी थी कि इंडक्टर का मतलब सिर्फ ये कॉइल या सोलेनॉइड नहीं होता। एवरी वायर, ऑल द वायर्स जो आप आसपास अपने घरों में भी बिछी हुई देख रहे हो, ऑल दीज आर इंडक्टर्स बट ऑफ वेरी स्मॉल सेल्फ इंडक्टेंस। अब इस पूरे सर्किट में ये दोनों प्लेट्स कैपेसिटर हो गई, ये बीच वाली वायर्स इंडक्टर हो गई। सो सर्किट इज़ दिस LC ऑसिलेशन वाला सर्किट आपने यूज़ कर लिया, which is used to produce an oscillating charge here, which is further produce electromagnetic waves. Actually this is the basic concept behind the Hertz, and he produced the electromagnetic waves with the help of the oscillating charge। और इस ऑसिलेटिंग चार्ज को एनर्जी किसने दी थी? हाई वोल्टेज सोर्स ने, जिसको आपने कनेक्ट करा इस L वाले वायर से, जो कि इंडक्टर की तरह एक्ट कर रही हैं। एंड इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए हमने एक डिटेक्टर लगाया जिसके अक्रॉस आपको स्पार्क्स जो हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, नाउ लेट अस समराइज दिस। इस हर्ट्स एक्सपेरिमेंट को पूरे को समराइज करते हैं। बेसिकली आपने हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में करा क्या? दो प्लेट्स ली साइंटिस्ट हर्ट्स ने, P1 और P2। ये दोनों प्लेट्स दीज आर एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। थिक कॉपर वायर से आपने इसे कनेक्ट करा, जिसके एंड पे आपने ये दो स्फीयर्स S1 और S2 लगाए। दिस L1 एंड L2 एक्ट्स एज इंडक्टर ऑफ स्मॉल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसकी बहुत कम है। ठीक है, ये पूरी चीज़ इट फॉर्म्स एन LC सर्किट when high voltage is given to this circuit through this high voltage source. Some charge is oscillating here. Oscillating charge of frequency nu is equals to 1/2 pi under root LC आप पढ़ के आए हो, it is produced, and this charge जो यहाँ पे spark की तरह produce हो रहा है, oscillating charge linked with this detector ring, and here also the spark is produced across this S1 dash and S2 dash metal spheres. So the oscillating charge produce electromagnetic waves. When these waves are passed through the detector, spark is produced between S1 dash and S2 dash, and the whole experiment shows that oscillating charge में electromagnetic waves are produced, and these electromagnetic waves carry energy, and this energy appears in the form of spark in the detector ring. And the frequency of the electromagnetic waves produced during this experiment, it depends on the size of the plates P1 and P2 and length of wire L1 and L2. And in case of Hertz experiment, the frequency is of the order of 10 raised to the power 7 Hertz.